तो डियर, आज हम लोगों का अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाली है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में, जो कि चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपका जो मॉड्यूल है बिहार इंजीनियरिंग में, तो मॉड्यूल नंबर 3 आपका यहाँ पे होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो था उसमें मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म फ्लो किसे कहते हैं। जब भी किसी भी चैनल के थ्रू अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसका जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू उसका स्पेस, है ना, तो उस कंडीशंस में उसे जो है हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। जो पैरामीटर्स है या जो प्रॉपर्टीज़ है फ्लूइड का, वो है हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। उसके बाद हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये सभी जो है अगर कांस्टेंट होते हैं किसी भी चैनल के थ्रू अगर कोई फ्लो करता है। मान लो एक चैनल लिए हम लोग, रेक्टेंगुलर चैनल लिए, अब थ्रू और जितना भी दूर तक पानी फ्लो करेगा वो सारा का सारा रेक्टेंगुलर चैनल ही होना चाहिए। और इसका मान लो विड्थ जो है b है और डेप्थ जो है y है, तो यही होना चाहिए थ्रू आउट। तो इसे जो है हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। बट अगर अभी मान लो कि ये पोजीशन A है, A पोजीशन पे रेक्टेंगुलर चल रहा था, फ्लो हो रहा था, और B पोजीशन पे जब गया तो वहाँ पे वो मान लो ट्रेपेजॉइडल चैनल बन गया और उसमें जो है फिर वाटर फ्लो करने लगा। तो ये जो है अगर हम लोग A पोजीशन पे अगर कोई सेक्शन ले लें 1, 1 और 2, 2, तो कहेंगे कि सेक्शन 1, 1 एंड 2, 2 के अलोंग एट पोजीशन 1 यूनिफॉर्म फ्लो है। उसी तरीके से B पोजीशन पे सेक्शन 1, 1 से लेकर सेक्शन 2, 2 तक जो है हमारा यूनिफॉर्म होगा। बट ये A पोजीशन से B पोजीशन में जब ट्रांसफ़र हो रहा है, वो पहुंच रहा है, तो क्या हो रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेस यानी जो उसका डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट हमारा नहीं रह रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए। ओके, तो इसमें जो है हम लोग बर्नौलीज इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। तो जब बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसका फ्लो डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो हो रहा है। तो मान लो कि ये जो चैनल बेड है इसका लेंथ जो है कितना है, L है। क्या है? लेंथ जो है L है। मान लो कि ये सेक्शंस 1, 1 है, ये सेक्शन जो है हमारा 1, 1 है, और यहाँ पे ये सेक्शन जो है ये 2, 2 है ना, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। सो यहाँ पे इस लाइन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एनर्जी लाइन स्लोप या एनर्जी स्लोप लाइन कह सकते हैं, एनर्जी स्लोप लाइन या लाइन स्लोप, जिसको SF से इंडिकेट किया जाता है। ओके, फिर ये जो आता है हमारा वाटर सरफेस स्लोप, इसको SW से इंडिकेट किया जाता है, और ये होता है चैनल बॉटम स्लोप, इसको S नोट से इंडिकेट किया जाता है। अब इस सेक्शन 1 और सेक्शन 2, क्योंकि जब भी हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हम लोग किसी भी चैनल का एक सेक्शंस डिफाइन करते हैं कि हाँ इस सेक्शंस के बीच में हमें अप्लाई करना है। तो बर्नौलीज इक्वेशंस हमारा होता है Z1 प्लस Y1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू Z2 प्लस Y2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HL, या फिर HF से भी हम लोग कह सकते हैं, जो कि हमारा लॉसेज हो रहा है एनर्जी का। ओके, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन,
बर्नौलीज इक्वेशन, ये बर्नौलीज इक्वेशन के अनुसार है, ये मतलब इसका फॉर्मूला है। आपको जो एनर्जी थ्योरम था उसमें मैंने आपको बताया था कि बर्नौलीज इक्वेशंस को क्या होता है। इसका डेरिवेशंस आपसे नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे डेरिवेशंस नहीं देखेंगे। ओके, अगर आप लोगों को डेरिवेशंस की नीड है तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे, एक स्पेशल वीडियो जो है उसके लिए मैं बना दूंगा। ओके, मैसेज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चैनल सेक्शंस है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। तो मान लेते हैं कि इस सेक्शन 1 से एंड सेक्शन 2 से जो फ्लो हो रहा है वो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, y1 जो है y2 के इक्वल होगा एंड v1 जो है v2 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा Z1 इक्वल टू Z2 प्लस HL, यानी यहाँ पे आ जाएगा HL इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2। अब स्लोप इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है ना, स्लोप अगर निकालने के लिए बोले तो स्लोप इज इक्वल टू होता है कि जो यहाँ पे लॉसेज हो रही है एनर्जी की बाय लेंथ, है ना, किस लेंथ पे, कितना लेंथ पे जो है क्रॉस सेक्शंस और उसका एनर्जी लॉसेज क्या है, तो ये हमारा स्लोप निकल जाता है इस तरीके से, एस निकल जाता है। तो एच एल इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 माइनस Z2 बाई एल, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बट ये तो चलो ठीक है, अगर डेप्थ कांस्टेंट है यूनिफॉर्म फ्लो में, तो उस कंडीशन में जो डेप्थ होता है यूनिफॉर्म फ्लो का, उस डेप्थ को हम लोग नॉर्मल डेप्थ कहा जाता है, जिसको मेनली हम लोग YN से, है ना, कई बार आपको मिल जाएगा कि YN आपको निकालना है, यानी नॉर्मल डेप्थ निकालना है, यानी डेप्थ फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, यानी यूनिफॉर्म फ्लो के केस में आपको डेप्थ निकालना है अगर YN दिया हुआ है तो। चैनल बॉटम, वाटर सरफेस एंड एनर्जी जो लाइन स्लोप होता है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं जब भी हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बात करते हैं तब, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लो होना चाहिए थ्रू आउट स्पेस, जो सेक्शंस हम लोग लिए हैं वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डेप्थ हो, चाहे वो हमारा डाटम हेड हो, सारा कांस्टेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा स्लोप जनरेट होगा, क्योंकि जो फ्लो होगा ओपन चैनल में ऑब्वियसली हमारा ग्रेविटी के कारण से होता है, तो ग्रेविटी के कारण से जब हमारा फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्लोप हमारा जरूर ही आएगा, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चेज़ी इक्वेशन। तो क्या देखेंगे, चेज़ीज इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग डिराइव कर देते हैं आपके लिए, बट डेरिवेशंस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको मैं डिराइव कर देता हूँ कि चेज़ीज इक्वेशंस आखिर है क्या और कैसे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। बाय डिफिनेशन देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म फ्लो बाय अप्लाइंग मोमेंटम इक्वेशन टू कंट्रोल वॉल्यूम इन कंप्रेसिंग सेक्शन 1 एंड 2 डिस्टेंस L अपार्ट, है ना। जो डिस्टेंस है तो सबसे पहले हम लोग जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले सेक्शंस का। तो ये हमारा मान लो सेक्शन है, ठीक है, ये हो गया। इधर से लग रहा है P1 और इधर से लग रहा है P2,
ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है वाटर है, तो ये सरफेस के कारण से इधर की ओर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। ये जो लेंथ है ये हम लोग एल ले लेते हैं, ठीक है। और मोमेंटम इक्वेशंस हमें जो है अप्लाई करने हैं, है ना। क्या अप्लाई करने हैं हमें? बाय अप्लाइंग मोमेंटम इक्वेशन टू कंट्रोल द वॉल्यूम इन कंप्रेसिंग सेक्शन 1 एंड 2। मान लो ये सेक्शन से जो है हमारा ये 1 है और ये सेक्शन जो है ये 2 है हमारा, ओके। 2 सेक्शन है और 1 सेक्शन जो है हमारा यहाँ पे जो है पड़ा हुआ है। सो अब इसमें जो वाटर का फ्लो होगा वो सेल्फ वेट के कारण से फ्लो होगा। तो सेल्फ वेट मान लो हमारा W नीचे की ओर लग रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में हमारा जो है W साइन थीटा लगेगा, ओके। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ा स्लाइटली डाउन में होगा, और यहाँ पे ये हमारा जो वेट हो जाएगा ये हो जाएगा W कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? W कॉस थीटा जो है हमारा आ जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है यूनिफॉर्म फ्लो के केस में। इट मीन्स कह सकते हैं कांस्टेंट है। सो F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। और मोमेंटम इक्वेशंस के अनुसार हम लोग देखेंगे तो P1 माइनस P2 प्लस W साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू M2 माइनस M1, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। सो W साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये जो है P1 और P2 जो है क्या कर रहा है? इनकम्प्रेस क्या कर रहा है? जो इनकम्प्रेसिंग वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं। तो P1 और P2 को कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा W साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखते हैं कि W साइन थीटा है और FR है। यहाँ पे एक ऐसे कर देते हैं और सबसे पहले सिंस फ्लो इज स्टेडी, सिंस फ्लो इज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म है ना, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म है, बोथ कन्वेक्टिव एंड टेम्पोरल एक्सेलरेशन इज 0। जो भी हमारा एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली हमारा स्टेडी और यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन जो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स M1 इज इक्वल टू M2 एंड P1 इज इक्वल टू P2। इसलिए ये भी 0 हो गया हमारा और ये भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। दोनों हमारा 0 हो गया। एंड हम लोग ये जानते हैं कि गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेट बाई वॉल्यूम, ओके। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम, यानी W इज इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम होता है गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ, है ना। हम लोग वॉल्यूम इज इक्वल टू जानते हैं कि एरिया इंटू लेंथ होता है ना। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। क्या कह सकते हैं? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये चीज़ समझ में आया? चलो अब इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सो हमारा हो जाएगा यहाँ पे YAL साइन थीटा इक्वल टू FR, ओके। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा के इक्वल होगा, और वो अप्रॉक्सीमेटली बेड बॉटम स्लोप जो है उसके इक्वल हमारा हो जाएगा। इट मीन्स
हमारा ये आ जाएगा वाई ए एल या गामा ए एल, यहाँ पे गामा कीजिए, गामा ए एल एस नोट इज इक्वल टू एफ आर, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, एंड टाउ जो है यहाँ पे टाउ नोट, ये एवरेज शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एवरेज शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है ऑन द वेटेड पेरीमीटर। जो वेटेड पेरीमीटर होगा, मान लो इस तरीके से है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, है ना, जो वेटेड पेरीमीटर्स होगा उसके, ठीक है। सो पेरीमीटर P जो है यहाँ पे पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स टाउ नोट इज इक्वल टू आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय पेरीमीटर इनटू लेंथ। अगर पेरीमीटर इनटू लेंथ करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू देगा? एरिया का। इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स बाय एरिया, फ्रिक्शनल फोर्स बाय एरिया। अब ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू टाउ पी एल। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड है। या फिर एफ आर का वैल्यू आया, ठीक है, मेनली हम लोग एफ आर का वैल्यू ही मानकर चलते हैं। एफ आर का वैल्यू आया, अब इस एफ आर का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो जब एफ आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि गामा ए एल एस नोट इक्वल टू टाउ पी एल। एल से एल जो है कट जाएगा, राइट। तो हमारा टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा गामा आर एस नोट। अब ये गामा आर एस नोट कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे गामा ए है, यहाँ पे पी है, ठीक है। तो आर कैसे आ गया? तो देखो यहाँ पे ये जो आर है ना, यहाँ पे ये जो आर है, आर इज इक्वल टू होता है हाइड्रोलिक रेडियस। क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस। और इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, वेटेड एरिया बाय पेरीमीटर। तो वेटेड एरिया ये है, पेरीमीटर ये है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आर हो जाएगा। तो गामा आर एस नोट हमारा जो है आ जाएगा। यहाँ पे गामा जो है हमें इंडिकेट करता है यूनिट वेट ऑफ वाटर को, आर जो है हाइड्रोलिक रेडियस को, और एस नोट जो है ये बॉटम स्लोप को चैनल का, और टाउ नोट जो है ये हमारा बताता है एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन वेटेड पेरीमीटर ऑफ लेंथ, या एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन द वेटेड पेरीमीटर, है ना। वेटेड पेरीमीटर कह सकते हैं या वेटेड पेरीमीटर ऑन ऑफ द लेंथ, है ना। कोई भी लेंथ के क्रॉस ही हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एक सेक्शन हम लोग यहाँ पे मानकर चल रहे हैं। तो एक सेक्शन जब हम लोग वहाँ पे मानकर चलें तो ऑब्वियसली उसका एक कुछ ना कुछ तो लेंथ हम लोग लेकर ही चलेंगे, चाहे एल लें, चाहे एक्स लें, चाहे वाई लें, जेड लें, जो हमें मन करेगा, जो हमें अच्छा लगेगा उसे जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे। ओके, ये चीज़ें आ गई। तो ये जो है यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया, ये क्या किया, पूरा एक प्रोसेस वाइज स्टेप बाय स्टेप हमने डिराइव किया। तो इसको मान लो ये इक्वेशन है आपका 2, इक्वेशन ये 1 ये था, इक्वेशन 2 ये था, ठीक है। नाउ अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो हमारा फ्लूइड और चैनल बाउंड्री के बीच में लगे और वो बैलेंस किया जाए ग्रेविटी फोर्स के कारण से, तो हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग टाउ नोट इज इक्वल टू एफ बाई 8 रो वी स्क्वायर। ये एक एक्सपेरिमेंट के मदद से इसे कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। तो ये मान लो इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 और 3, यहाँ पे भी टाउ है, यहाँ पे भी टाउ है, यानी दोनों ही केस में हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस आ रहा है ऑन वेटेड पेरीमीटर पे। सो इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि
गामा आर एस नोट इक्वल टू एफ बाई 8 वी स्क्वायर गामा। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी हमारा होता है। तो यहाँ पे रो इंटू जी हम लोग पुट कर देते हैं, रो इंटू जी। तो ये रो से रो चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा अंडर रूट 8g बाई एफ इंटू आर एस नोट। क्या आएगा? आर एस नोट हमारा आ जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। सिंस यहाँ पे c इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर एस नोट, सॉरी c इज इक्वल टू होता है 8g बाई एफ। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू c अंडर रूट आर एस नोट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ये जो v है ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? वेलोसिटी को। c जो है ये चेजी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेजी कांस्टेंट। ठीक है, एंड r जो है हाइड्रोलिक रेडियस, s जो है बॉटम स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसको चेजी कांस्टेंट या चेजिस कोफिशिएंट भी कहते हैं। और ये जो f है ये f रिप्रेजेंट करता है डार्सी-विस्वैच फ्रिक्शन फैक्टर। डार्सी-विस्वैच फ्रिक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चंस हो सकता है कि जेई का जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको बोलेगा कि सी जो चेंजेस कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है, इसका आप जो है हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो एल के पावर 1/2 टी के पावर -1, ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। यानी स्क्वायर रूट ऑफ एल पर सेकेंड हम लोग जो है यहाँ पे लेकर चलेंगे। ये जो है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब C को कैलकुलेट करने का ये तो एक तरीका जो कि डार्सी-विस्वैच फ्रिक्शन फैक्टर को अप्लाई करते हुए एक निकाला गया। C को निकालने का और भी 2-3 तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है जो चेजिस कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो C का जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे दिया गया है। आपका गैंगुइलेट कटर्स फार्मूला आपका दिया गया है, फिर वेंजेंस फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे n जो है ये रिप्रेजेंट करता है मैनिंग कोफिशिएंट रफनेस को। ओके, एंड r तो हाइड्रोलिक रेडियस है, इस जो है स्लोप है, एंड इसमें जो है हमारा m जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। ओके, एंड ये डिपेंड करता है चैनल के सरफेस के ऊपर कि चैनल का सरफेस हमारा किस तरीके का है। तो ये समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैनिंग फार्मूला। ये इसका डेरिवेशंस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग डेरिवेशंस नहीं करेंगे। ठीक है, डेरिवेशंस हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो डेरिवेशंस हम लोग जो है यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। v इज इक्वल टू हो जाता है 1/n r के पावर 2/3 s के पावर 1/2। ठीक है, जहाँ पे n जो है बताता है मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, s जो है बॉटम स्लोप है ना, और r जो है हाइड्रोलिक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन देखे थे वेलोसिटी इज इक्वल टू c अंडर रूट आर एस, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हम लोग ऊपर में डिराइव किए। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब इक्वेट करेंगे है ना, तो हमें c का एक
आपको फॉर्मूला मिलेगा 1/n r के पावर 1/6। यानी आप इस फॉर्मूले की मदद से भी आप जो है c का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे n जो है मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट है जो कि डिटरमाइन किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि n को कैसे डिटरमाइन करेंगे ये बता दो, तो n को भी डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू होता है k के पावर 1/6 डिवाइडेड बाई 24। अब सवाल आता है कि k क्या है, तो रफनेस हाइट है। k जो है रफनेस हाइट है, k जो है क्या है, रफनेस हाइट है। या फिर n को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो एक और फॉर्मूला कौन सा है, तो n इज इक्वल टू होता है d50 के पावर 1/6 डिवाइडेड बाई 26। तो ये फॉर्मूला आपका जो है होता है, जो कि d50 जो है बताता है, d50 जो है रिप्रेजेंट करता है 50% of the particles are finer in size, है ना। फाइनर इन साइज को रिप्रेजेंट जो है यहाँ पे करता है। तो ये चीज़ है। फॉर लार्ज परसेंटेज ऑफ कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स अगर है तो उस केस में n को निकालने के लिए हम लोग जो है अप्लाई करते हैं मेयर्स फॉर्मूला को। क्या ये अप्लाई करते हैं, मेयर्स फॉर्मूला को अप्लाई जो है हम लोग करते हैं, जो कि n इज इक्वल टू फॉर्मूला देता है हमें d90 बाई 26, d90 के पावर 1/6/26। यहाँ पे d90 जो है बताता है 90% पार्टिकल्स जो है फाइनर है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर n जो है हमारा डिपेंड करता है। n डिपेंड करता है, सबसे पहला क्रॉस सेक्शनल इरेगुलरिटीज़, है ना। दूसरा है अलाइनमेंट ऑफ कनाल। तीसरा है आपका सरफेस रफनेस एंड चौथा है वेजिटेशन। तो इन सभी टॉपिक के बेस्ड पे हमारा जो है जो वैल्यू है n का, यानी मेनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, वो डिपेंड करता है। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे। अब एक और पॉइंट है जो कि आपसे कई बार पूछ देता है, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंक्लूड कर देते हैं, ताकि अगले लेक्चर्स में हम लोग कुछ नए और स्पेशल चीज़ें पढ़ लें। तो वो है आपका कन्वेनेंस, जो कि k से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो है, उसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पर स्क्वायर रूट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। ठीक है, इट मीन्स Q इज इक्वल टू A इंटू वी इक्वल टू A इंटू 1/n R के पावर 2/3 S के पावर 1/2, वेयर K इज इक्वल टू हो जाएगा Q/√S। इट मीन्स 1/n R के पावर 2/3 इंटू A। ये हमारा K का जो है फॉर्मूला हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। एंड अब हम लोग अगले लेक्चर्स में समझेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस ऑफ चैनल या मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ चैनल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग चैनल सेक्शंस का, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। देखो डियर, जो लोग ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो आज है आपका 3 अप्रैल 2022। तो आज के दिन मैं इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज से आने वाले 1 से 2 महीने के बाद जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का जो लेक्चर्स है, जो कोर्सेज़ हैं, वो अपने एप्लीकेशन इंजीनियर प्लस पे लाइव हो जाएगा। बट जो लोग बिहार इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं और वे लोग 5th सेमेस्टर में हैं, तो उन लोगों को इस बार तो नहीं वीडियो मिल पाएगा। बट जो अगले सेशंस के स्टूडेंट होंगे, जो लोग यहाँ पे हमारी वीडियोस को या तो 1 महीने के बाद जो देखेंगे इस वीडियो को, उनके लिए जो कोर्सेज़ है, वीडियो लेक्चर कोर्सेज़ हैं एप्लीकेशंस पे, एक प्रॉपर वे में, एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। वे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो उन लोगों का अभी एग्ज़ाम है, शायद 6 तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है, तो उस दिन से अगर है तो उनके लिए तो नहीं है। जितना वीडियोस मैंने बनाया है वो सफिशिएंट है, क्योंकि डियर हमारे पास अभी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है कुछ टीम मेंबर्स में। और बहुत सारे, देखो कोई भी इंसान एक ही इंसान कई सारे काम नहीं कर सकता है, अलग अलग इंसान की ज़रूरत होती है। इंसान रोबोट नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास अभी जो लोग भी हम लोग साथ में काम कर रहे थे, तो वो लोग जो है नहीं कर रहे हैं, छोड़कर चले गए हैं। हो सकता है कई सारे रीजंस हो सकता है उनको लग रहा हो कि हम कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ उनके साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए अभी कोई टीम में हैं। लेकिन जो लोग पढ़ाते थे साथ में मिलकर, वे लोग अभी नहीं हैं। तो इस कारण से थोड़ी वीडियोस जो है आने में लेट हो रही थी। बट मैंने सोचा था, हमारी टीम ने सोची थी कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग इतना पढ़ा दें कि ताकि जिन लोगों का 6 तारीख से एग्ज़ाम है वो भी यूट्यूब का वीडियो देखकर पढ़ सकें। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम आपके साथ अच्छा करेंगे तो आप हमारे साथ भी अच्छा करेंगे। ये मेरी थिंकिंग है, कर भला तो हो भला ये। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।